दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से पाकिस्तान के तमाम सियासी, सहाफ़ती, समाजी और अदबी हलकों में बहुत ज़ोर व शोर से बहस की जा रही है। सियासी हलकों की और सहाफ़ियों की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है और सियासतदान कुछ मसलहतों की वजह से इस मौजू पर बहुत खुलकर बात नहीं कर रहे। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ात्मा ज़रूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ख़ात्मा बहुत ज़रूरी भी है तो उसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसको इस वक्त वो मकबूलियत हासिल है जो माजी में इससे पहले किसी और सियासी जमात को हासिल नहीं रही। उसकी मेन वजह यह है कि इमरान खान के साथ एक पढ़ा लिखा तबका और नौजवान तबका बहुत ज़्यादा अटैच है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो जो नए टूल्स, नए ज़माने के जो हथियार हैं उनसे लैस है। जबकि दीगर सियासी जमातों ने अपने सोशल मीडिया विंग्स भी बनाए, लेकिन वो उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सके जिस तरह से इमरान खान पायनियर बन के मार्केट में आए और एकदम छा गए और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को अपने ज़ेरे असर कर लिया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी पर्सनैलिटी का अपना कैरिस्मा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसका हाथ है मकबूलियत में। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तानियों की महरूमियाँ और इमरान खान साहब के नारे। पाकिस्तान का शुमार पसमानदा ममालिक के अंदर होता है जहाँ पर तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं है, और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ जिस वक्त अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तरक्की में उनसे बहुत ज़्यादा पीछे है। और उसकी एक वजह जो बज़ाहिर पिछले कुछ सालों से हमारे दिमागों के अंदर, हमारे तमाम अवाम के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो करप्ट हैं और उनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। ये तमाम नारे लेकर जो महरूमियाँ पाकिस्तानियों की थीं, इमरान खान साहब सियासी मैदान में उतरे, आए और फिर छा गए और छाते चले गए। 9 मई के बाद ऐसा महसूस होता था कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सफ़र रुक गया है और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। गो के एक तलवार 9 मई के वाक़यात के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले मुकदमात और जो पीडीएम है उसकी हिकमत अमली के तहत जो वो दीगर ममालिक के साथ अपने मामलात तय कर रहे हैं, उसके अंदर जो चीज़ें महसूस हो रही हैं वो ये हैं कि तमाम के तमाम लोग किसी एक जगह पर आकर रुके हुए हैं। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि इमरान खान साहब रुके नहीं हैं, वो मुसलसल चलते चले जा रहे हैं और अपने सियासी हरीफों को एक के बाद एक टफ़ टाइम दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक बात वाज़ह कर दूँ कि कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ हो कि शायद इमरान खान बहुत ताकतवर हैं या उनकी जमात बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इस वजह से उनके ऊपर पाबंदी नहीं लग रही या उनके ऊपर पाबंदी से जो हिचकिचाहट है उसमें महसूस की जा रही है, तो इसकी ये वजह हरगिज़ नहीं है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर पाबंदी लगा दी जाती है तो कल को जो दीगर सियासी जमातें हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, अस्करी जो हमारे इदारे हैं उनकी सियासत में मदाखलत के बारे में उन दीगर सियासी जमातों का भी यही रुझान है। तो यहाँ पर आकर ज़मीन पर ये समझ लें कि दीगर सियासी जमातों के पैर भी जलने लगते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि कल को अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़वाने के लिए कोई इकदाम किया तो उसको भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। लिहाजा इमरान खान को एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर वो कम अज़ कम अपना जो शौक़ है वो पूरा करते रहें सियासत का, लेकिन हम लोगों को डिस्टर्ब ना करें। मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वजह से डिस्कस नहीं की गई कि एक तो इमरान खान साहब का नाम लेने पर वहाँ पाबंदी है, दूसरे वहाँ पर भी कुछ अनासिर ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, लेकिन जिस वक्त उनके ऊपर प्रेशर आया और उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया गया कि 9 मई के रोज़ जो हद इमरान खान और उनकी पार्टी ने अबूर की थी वो एक इंतहाई डेंजरस लाइन थी और उसको किसी भी सूरत में उस मामले को बिल्कुल भी दरगुजर नहीं किया जाएगा और उन लोगों को कटहरे के अंदर लाया जाएगा, तो सब लोगों को समझ आ गई। क्योंकि इससे पहले माजी में जितने भी सियासतदान थे उन्होंने अगर अस्करी इदारों के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करने की कोशिश की तो उनको बहुत सख्त नताइज का सामना करना पड़ा।
لیکن پاکستان کے تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس بات پر ان کی پہلے سے ذہن سازی ہے، گو کہ وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ اپنا سٹانس کلیئر کیا ہوا ہے۔ عمران خان کا معاملہ کچھ تھوڑا مختلف ہے۔ عمران خان تھوڑے ضدی پائے گئے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کے مخالفین اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی محرومیاں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ ان کی محرومیاں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے ہمیں کسی بہت بڑے گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے، لیکن نواز شریف صاحب، زرداری صاحب عمران خان صاحب کو وہ آفر کرتے ہیں، لیکن عمران خان اپنے تئیں اس آفر کو ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر بذات خود پرسنل کیپیسٹی کے اندر، اپنی انفرادی حیثیت کے اندر، یعنی کہ انفرادی جماعت کی حیثیت کے اندر وہ ان تمام معاملات کو کور کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ کس حد تک ممکن ہو پائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ 9 مئی کی تلوار جو عمران خان کا سر پر لٹکی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ بھی بات کنفرم نہیں ہو رہی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہرحال دبئی کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہاں پر بھی سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ عمران خان کو کس طرح سے سائیڈ لائن کیا جائے، لیکن سر دست محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا کو بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ 1-1.5 ہفتے میں کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر کریں گے اور کاؤنٹر کرنے کا پلان رکھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ مین سٹریم میڈیا پر پابندی لگنے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک یوٹیوب انٹرویو کے لیے چینل شروع کر دیا اور اس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی اور اس وقت اس کے فالورز بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسرے نمبر پر عمران خان پاکستان کے ایسے سیاستدان بن گئے ہیں جن کے 1 ملین فالورز سے زیادہ کراس کر گئے ہیں۔ دوسرے جو یوٹیوب کے اوپر لوگ موجود ہیں سیاستدان، ان کو یہ پذیرائی نہیں ملی۔ عمران خان صاحب ان سارے لوگوں اور ان تمام سٹریٹجیز جو سوشل میڈیا پر اپنائی جاتی ہیں ان سے وہ شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت بہت ایکٹیولی پرفارم کر رہی ہیں اور پرفارم کرنے کے موڈ میں ہیں، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ ان اسٹریٹجیز سے ان دیگر سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خان صاحب جس طرح سے آپ نے اب یوٹیوب چینلز اپنے شروع کیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے ان سے بہت لاکھوں میں ہوگی، تو انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں ان میں زیادہ تر تعداد بھی ایسے ہی لوگوں کی ہے جو صرف ویوز کے لیے آپ کی خوشامد کرتے ہیں، آپ کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں اور پھر اس سے وہ ریٹنگ حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو ٹرولز جو آپ کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور وہ انہی کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ عملی میدان میں کچھ کرنے کی قابلیت رکھتے تو 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو مختلف جگہوں پر اکٹھا ہونے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے اور سٹینڈ بائی پوزیشن میں رہنے کے لیے کہا، تو یہ شاید وہاں پر آتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس تمام جو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ موجود ہیں ان سے موازنہ کرتے ہوئے اگر وہ طاقتور اداروں اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ایک مرتبہ پھر سے ان کی غلط اسٹریٹجی ہوگی۔ بہرحال عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ماضی میں تمام سیاستدانوں کے سے زیادہ انہوں نے بولڈ سٹیپس لیے ہیں اپنے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے، اور انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو شاید ماضی میں کبھی کسی سیاستدان نے ایسی سطح کے اوپر نہیں کیے۔ ابھی فی الحال جو عمران خان کی تحریک انصاف ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف اور DGI/SPR انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی رعایت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں برتی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں ہونے والے سوال و جواب کے اندر جب انہیں کہا گیا کہ یہ ملٹری کورٹس شاید کوئی ظالمانہ اقدام ہے تو DGI/SPR نے اس حوالے سے بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے اپرووڈ ہیں
तमाम मिलिट्री कोर्ट्स, और ये 9 मई से पहले काम कर रही हैं। इनके अंदर प्राइवेट वकील का भी इख्तियार हासिल है, जबकि सज़ाओं के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मुलजिम को अपील का इख्तियार हासिल है। लेकिन इस सारे झंझट के अंदर अगर इमरान खान फंस जाते हैं तो इलेक्शन 2023 सर पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी और उसका मुस्तकबिल क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें इस वक्त सर जोड़कर ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को किस तरह से कम किया जाए। वो जो भी कोई हरबा इस्तेमाल करते हैं, अपनाते हैं, इमरान खान उनका कोई ना कोई काउंटर लेकर आ जाते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी चीज़ के ऊपर है कि किस तरह इमरान खान को साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन साइडलाइन करने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मौजूद है कि अगर 2023 के इलेक्शन में इमरान खान को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता और इन दोनों सियासी जमातों में से कोई एक सियासी जमात या ये मिलकर जो PDM की गवर्नमेंट है वो बन भी जाती है, तो इनके पास, मैंने ये पहले भी अर्ज़ किया था कि डिलीवर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने मार मार के इनका इतना फेंटा लगाया है और इतने डेंट इन लोगों को डाल दिए हैं कि कम अज़ कम इनकी जो ये नस्लें हैं, बिलावल और मरियम, इन्हें ये डेंट निकालते हुए अपनी उम्र बहुत ज़्यादा पूरी करेंगे तो फिर उसके बाद ये डेंट कहीं निकल सकेंगे। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी अवाम भी अब सियासतदानों पर बहुत ज़्यादा एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें इमरान खान भी शामिल हैं, क्योंकि माजी में इमरान खान ने भी कुछ ऐसे वादे और ऐसी चीज़ें कही थीं, लेकिन सियासत में आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद वो उन चीज़ों के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए थे। पंजाब में जो उनके वज़ीर आला उन्होंने लगाए थे, वसीम अकरम प्लस, उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन थी, और KPK के अंदर जिन लोगों को उम्मीद थी कि हमें वज़ीर आला लगाया जाएगा, उन्हें वज़ीर आला नहीं लगाया गया था। बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़ात्मा होगा या नहीं होगा, इस हवाले से आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।